फरवरी का महीना आ गया है। कई सिंगल लोग जो मिंगल होना चाहेंगे उनको मैं वैसे यही कहना चाहता हूं कि भाई दिल लगाने से अच्छा है आप पेड़ लगाएं, वो घाव नहीं छांव देंगे। नमस्ते एंड वेलकम हमारे वीकली शो में आप सबको राम राम, आपका स्वागत है। नास्ट्रेडमस मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है दोस्तों, लेकिन मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जब बजट आएगा तो सरकार कहेंगी कि क्या ही बजट बना दिया है हमने। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? और विपक्ष कहेगा ये क्या घटिया बजट निकाला है आपने। ससुर। वैसे बजट में सिगरेट महंगी कर दी गई है, इससे कई सारे सुट्टेबाज स्मोकर्स नाराज चल रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो AQI ऑलरेडी हाई है दिल्ली में है। दिल्ली वाले लोग कहते हैं कि भाई दिल्ली में रह लिया समझ लो 20 सिगरेट फ्री की पी ली, मुंबई में रह लिया 10 सिगरेट फ्री की पी ली, और आपको अलग से सिगरेट काहे को पीनी है। वैसे पीना सॉस के लिए हानिकारक है, कंडीशन सप्लाई। वैसे महंगी तो शराब भी हुई है, और पंकज उदास साहब कितने लेजेंडरी इंसान थे, कितना आगे का देख लेते थे, दूरदर्शी थे कि महंगी हुई शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो, गाना नहीं लगा सकते कॉपीराइट आ जाएगा। वही फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट सुनाया, उधर सेंसेक्स ने गोता लगाया। बजट के बाद सभी अपना पोर्टफोलियो देखकर यही बोल रहे थे सारा लाल है, पूरा ठेला लाल है। हालांकि 2 दिन बाद स्टॉक मार्केट ने जबरदस्त छलांग भी लगाई वापस, जब इंडिया यूएसए के बीच ट्रेड डील हो गई और यूएस ने टैरिफ घटा के 18% कर दी। पहली बार थला की जगह कोहली फैंस क्रेडिट ले रहे हैं कि देखो 18 नंबर की जर्सी 18% टैरिफ, कोहली फॉर अ रीजन। हालांकि मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि 18 में भी थला है, 8 - 1 = 7, थला फॉर अ रीजन। बोले जो कोयल बाहों में। वैसे अगर सच में फाइनेंस मिनिस्टर किसी को रिलीफ दे सकती थी तो वो चेन्नई सुपर किंग्स को देना चाहिए उनको, क्योंकि सीएसके के साथ प्रैंक हो गया है। उन्होंने जडेजा देकर जो संजू सैमसन को लिया था, अब देखो कचूमर बन चुका है उनकी इस डील का। फैंस कह रहे हैं कि जस्टिस की जरूरत संजू सैमसन को नहीं, अब सीएसके को जस्टिस की जरूरत है। चीटिंग करता है तू। बाकी इंडिया पाकिस्तान मैच पर, जो कि T20 वर्ल्ड कप में होगा या नहीं होगा, ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया, पर बवाल अभी भी चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं 15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान मैच हो ना हो, उस दिन महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा, और आदि योगी की जो बड़ी प्रतिमा है कोयंबटूर में, उसके सामने लाखों महादेव के भक्त आएंगे और पूरी रात जो वो प्रसाद खाएंगे उसके लिए हम लोग महाअन्नदानम का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। यानी हम सब मिलकर डोनेट कर रहे हैं उनके महाप्रसाद के लिए। अगर आप भी कंट्रीब्यूट करना चाहें, डोनेट करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके हर हर महादेव बोलते हुए जरूर कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें, और ये लिंक भोले के भक्तों तक भी जरूर पहुंचाएं। वीडियो में आगे क्रिकेट पर वापस से आते हैं दोस्तों। संजू सैमसन को वर्ल्ड कप में जस्टिस मिले ना मिले, लेकिन अगर वर्ल्ड कप में ईशान किशन को चांस नहीं मिला तो उनके साथ जरूर इनजस्टिस हो जाएगा। आप सोचो कि इलाका संजू का था, लेकिन धमाका ईशान किशन ने कर दिया केरला में। अब वर्ल्ड कप में वही ओपनिंग करेंगे, ये बात ऑलमोस्ट पक्की हो गई है। सॉरी संजू फैंस, क्या कर सकते हैं, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। लेकिन संजू फैन से भी ज्यादा इस हफ्ते अगर किसी का दिमाग खराब हुआ है, मूड खराब हुआ है, तो वो लोग हैं जिन्होंने चांदी खरीदी थी, लेकिन फिर चांदी के दाम पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह धड़ाम से गिर गए, और अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब चांदी और डाउन जा सकती है। मतलब एंड में चांदी का वही काम हो जाएगा कि भैया बर्फी के ऊपर चिपक जाओ बस। WHO के डायरेक्टर साहब ने निपा वायरस को सीरियस वायरस घोषित कर दिया है। भैया एक मिनट, अब की बार अगर लॉकडाउन वापस हुआ, पैंडेमिक वापस हुआ, तो आप लोग बस रेडी रहना। अब की बार रील में नाच नाच कर वायरल होना ही है, ठीक है? मिस मत करना ट्रेन। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। डायरेक्टर रोहित शेट्टी जी के घर के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने फायरिंग करी है। ये अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। वो डायरेक्टर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके घर के बाहर शूटिंग करो, वो भी ये वाली। बाकी धुरंधर 2 का टीजर भी रिलीज हो गया है दोस्तों। इसका मतलब समझे दया है? मतलब यही है कि 15 फरवरी को इंडिया से न खेलने का ऐलान करके पाकिस्तान ने भले ही अपने टीवी बचा लिए हैं, लेकिन 19 मार्च को धुरंधर के रिलीज होने के बाद वो अपना पिछवाड़ा कैसे बचाएंगे? नेशन वांट्स टू। क्या बढ़िया था वो। वैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का बयान सुना आपने? उन्होंने कहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि पाकिस्तान ने अपने दोस्त देशों से किस तरह से कर्जे लिए हैं। और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर दे दें। कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है। अरे आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मियां, हमें पता है। एक कटोरा आपके हाथ में होता है, दूसरा मुनीर के हाथ में होता है, और दुनिया भर के देशों के प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर बिछाने के लिए फटी हुई दरी या चादर भी होती ही होगी आप लोगों को।
उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। यूपी के देवरिया में एक मोमोज बेचने वाले ने एक बच्चे को मोमोज खिला खिला के उसको मोमोज की इतनी लत लगवा दी कि बच्चे ने घर के 85 लाख रुपए के गहने मोमोज बेचने वाले को दे दिए। अब आप बताओ, पिछली जनरेशन में जब क्रिमिनल को पैसा निकलवाना होता था तो वो बच्चा किडनैप करना पड़ता था उसको, फिर घर वाले को उसको फोन करना पड़ता था है कि भैया टेढ़ी पुलिया के नीचे 5 लाख रुपए लेकर आ जाओ तभी बच्चा वापस मिलेगा। आज कल के क्रिमिनल्स को ये नहीं करना पड़ता, खाली मोमोज की आदत लगवा दो, बच्चा खुद ही आपके लिए घर लूट कर ले आएगा। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। वैसे बच्चों को तो फिर भी बहला फुसला के पैसे लूटे जाते हैं, पर कुछ अडल्ट ऐसे हैं, वयस्क ऐसे हैं जो अपने आप ऐसी हरकतें कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देश के सबसे महंगी एक नंबर प्लेट एक आदमी ने खरीदी। नंबर प्लेट का नंबर पता है क्या है? BDC 0001 और ये नंबर प्लेट 2 करोड़ से ज्यादा में बिकी है। मजे की बात यह है कि गाड़ी कुछ ही लाख की थी लेकिन नंबर प्लेट 2 करोड़ का। मतलब ऐसे ही लोगों को देखकर पता चलता है कि C टाइप का सिर्फ चार्जर नहीं होता। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। वेल, पाकिस्तान का ड्रामा तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कह रहे हैं वो कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे लेकिन वर्ल्ड कप खेल लेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के न खेलने से ब्रॉडकास्टर्स को भयंकर नुकसान होने वाला है, जिसकी भरपाई पाकिस्तान को अपनी जेब से ही करनी पड़ेगी। मतलब जिस दिन पाकिस्तान को पता चलेगा कि ये जो जुर्माना है वो उनकी GDP से ज्यादा है, मैं गारंटी देता हूं पैंट उतार के खेलने आएंगे। बात तो सही है। वैसे पाकिस्तान जितने ड्रामे कर रहा है ना, उसके बाद वो ये भी कह सकता है कि वो इंडिया से खेलने को तैयार है अगर इंडिया अपनी टीम से अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, पंड्या, रिंकू, दुबे जी, बुमराह, वरुण, अक्षर और अर्शदीप को ड्रॉप कर दे तो हम खेल लेंगे। खत्म। ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी ने ये अमेरिका को धमकी दी है कि भाई अगर वॉर हुई तो ये रीजनल वॉर होगी, यानी मिडिल ईस्ट के देशों को भी ईरान टारगेट करेगा। मतलब ट्रंप अंकल वर्ल्ड वॉर 3 करवा के ही मानेंगे अगर उनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो। मैं तो इस पे प्रॉब्लम क्या है, उनको सिर्फ पीस का ही नहीं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सबका नोबेल दे दो ताकि हमारी जान छूटे। लेकिन लग नहीं रहा है कि ये जान इतनी आसानी से छूटने वाली है। दोस्तों, ट्रंप सर ने पूरी दुनिया में पुदीना बो दिया है। वेनेजुएला के साथ जो उन्होंने किया साल की शुरुआत में, ये सबको पता है। ग्रीनलैंड पर भी उन्होंने अपनी नजरें टिका कर रखी हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिलहाल उनका फोकस ईरान पर है। मिडिल ईस्ट के समंदर में अमेरिका का अब्राहम लिंकन युद्धपोत तैनात कर दिया गया है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह तब किया जाता है जब दुश्मन की जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की जाती है ताकि उस पर हमले की रणनीति बनाई जा सके। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव पिछले साल से ही चल रहा था जब इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन की लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में ईरान ने इजराइल की हालत ढीली कर दी और ये भ्रम भी तोड़ दिया था कि इजराइल अजेय देश है जिसके डिफेंस को कोई भेद नहीं सकता। ईरान के ड्रोन ने इजराइल में भारी तबाही मचाई थी तब, और उसके बाद जाकर अमेरिका को इजराइल की मदद करने आना पड़ा और फिर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर भी अमेरिका ने हमले किए थे। हालांकि अमेरिका की जांच एजेंसियों का ही ये मानना था कि इससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में कोई खास फर्क नहीं आया और इसीलिए अभी भी अमेरिका ईरान में इंटरेस्टेड है और इसकी वजह बनी है ईरान में हो रहे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। अमेरिका का यह कहना था कि प्रोटेस्टर्स पर अगर ज्यादती की गई तो ईरान पर हम हमला कर देंगे। ईरान ने कहा कि ये प्रदर्शनकारी नहीं है, दंगाई हैं। कौन से प्रदर्शनकारियों के पास बंदूक और बम होते हैं बताओ? बोलो बोलो, टेल। मामला 1 महीने से चल रहा है दोस्तों, लेकिन फाइनली अमेरिका ने इस तरीके से सिग्नल देना शुरू कर दिया है कि वो ईरान पर हमला कर देगा, यानी दुनिया एक और लड़ाई की तरफ बढ़ रही है। हम आपको शुरू से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। शुरू करते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। शुरू करेंगे ईरान के प्रोटेस्ट से। ईरान में ये प्रोटेस्ट दिसंबर 2025 के आखिर से शुरू हुए हैं और अब जनवरी 2026 में तो ये और भी तेज हो गए। क्या है ये प्रोटेस्ट, ये समझते हैं। देखो, ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन है, रियाल की वैल्यू गिर रही है, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, प्राइसेस आसमान छू रहे हैं और लोग बेसिक चीजें जैसे ब्रेड, फ्यूल, मेडिसिन ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अरे देवा! वेल, ये सब तब शुरू हुआ जब गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडीज कट की और इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, पॉलिटिकल भी है। लोग रिजीम के खिलाफ हैं। वो इस्लामिक रिपब्लिक जो 1979 से चल रही है, उनकी स्ट्रिक्ट रूल्स, महिलाओं पर रिस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच की कमी और करप्शन से लोग तंग आ चुके हैं। 2022 में महसा अमीनी की डेथ पर जो वुमेन लेड प्रोटेस्ट हुए थे वो अभी भी लोगों के दिमाग में हैं और ये और ज्यादा तेज हो गए। अभी तेहरान, मशहद, इस्फहान जैसे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर आ गए। डाउन विद द डिक्टेटर और फ्रीडम फॉर ईरान जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स कह रहे हैं कि 12,000 से 20,000 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है।
ईरान सरकार ने इंटरनेट शटडाउन किया, लेकिन सोशल मीडिया पर फिर भी वीडियोस लीक हो गए। अब लोग चेंज चाहते हैं, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक ईरान चाहते हैं जहां इकोनॉमी सेटल हो, जॉब्स लोगों को मिले, लाइफ लोगों की नॉर्मल हो। ये प्रोटेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड नहीं, कोई सिंगल लीडर नहीं है इसका जो इसे और पावरफुल बनाता है, लेकिन रिजीम इसे एक्सटर्नल एनिमीज का प्लॉट बता रही है। उनका कहना है इसे अमेरिका के बोलने पे हो रहा है। टोटल ईरान की हिस्ट्री का ये अब तक का सबसे बड़ा अपराइजिंग लग रहा है, लेकिन ईरान ने ऐसे और कई सारे प्रोटेस्ट देखे हैं, उनको कुचला भी है, और ऐसे में दुनिया पता है ये देख रही है कि क्या अब की बार रिजीम चेंज होगा। आपको आगे बता दें, ईरान की गवर्नमेंट जो आयतुल्लाह की लीडरशिप में है, प्रोटेस्टर्स को कुचलने के लिए फुल फोर्स यूज कर रही है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC फ्रंट लाइन पर है। ये वो आर्म फोर्सेस हैं जो रिजीम को प्रोटेक्ट करती हैं। वो लाइव एम्यूनिशन यूज कर रहे हैं, टीयर गैस, वाटर कैनन, और यहां तक कि हेलीकॉप्टर से भी फायरिंग हो रही है। इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि लोग वीडियो शेयर न कर पाएं, और मीडिया को भी सेंसर करके रखा गया है। ईरान की सरकार प्रोटेस्टर्स को राइटर्स या फॉरेन एजेंट्स कहकर जस्टिफाई कर रही है, लेकिन रियल में ये सिविलियंस है, स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, विमेन हैं, ये सब लोग। हजारों लोग इसमें मारे जा चुके हैं, और जेलों में तो टॉर्चर की ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आपको क्या बताएं। पर हम आपको बता दें, ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कोई नई बात नहीं है। 1999 में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे जब यूनिवर्सिटी डोम्स पर अटैक हुआ था। 2009 में ग्रीन मूवमेंट का प्रोटेस्ट हुआ था। इलेक्शन फ्रॉड पर मिलियंस लोग सड़कों पर उतरे थे, लेकिन रिजीम ने ब्रूटली उन्हें क्रश किया, सैकड़ों लोग मारे गए। 2017-18 में तो इकोनॉमिक प्रोटेस्ट हुए फ्यूल प्राइस हाइक पर, जहां 1500 लोग मारे गए। 2019 में फिर से प्रोटेस्ट हुए फ्यूल सब्सिडी कट पर, और 2022 में महसा अमीनी की कस्टडी में डेथ पर विमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट हुआ। हर बार रिजीम ने वायलेंस से सप्रेस किया, लेकिन ये 2025-26 वाला जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है ना, ये सबसे बड़ा लग रहा है, क्योंकि इकोनॉमी क्राइसिस अब हद से ज्यादा बढ़ चुका है, जिससे आम लोगों की जिंदगी अफेक्ट हो रही है। अब हम आपको ये बता दें कि इस पूरे मुद्दे में अमेरिका और इजराइल क्यों इंटरेस्टेड हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ईरान मिडिल ईस्ट में वो अकेला ऐसा देश है जो इजराइल से टक्कर ले पाया है। पिछले साल हमने ये देखा, और इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई है, जिसकी वजह से अमेरिका मिडिल ईस्ट को चेक में रखता है। लेकिन ईरान पर यह काम नहीं हो पाता, क्योंकि ईरान न सिर्फ सामने से टक्कर देता है, बल्कि हिजबुल्लाह, हमास और हुती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट भी करता है, जो इजराइल और यूएस इंटरेस्ट पर अटैक करते रहते हैं। ईरान में अगर सरकार पलटनी है तो खाली बाहरी हमले से नहीं पलटेगी, उसके लिए अंदर से भी देश को कमजोर होना चाहिए। और इसीलिए यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि कीप प्रोटेस्टिंग, हेल्प इज ऑन द वे, मतलब मिलिट्री एक्शन की थ्रेट उन्होंने दी। इजराइल भी इसमें सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर ईरान की रिजीम गिरेगी तो उनके बॉर्डर सेफ होंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रोटेस्ट बैक्ड बाय अमेरिका है? क्या अमेरिका इन सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं, अमेरिका का सपोर्ट है? ईरान की सरकार कह रही है हाँ बिल्कुल है, लेकिन अमेरिका कह रहा है नहीं। और यहां पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि अमेरिका इतना भी सीधा नहीं है जितना वो दिख रहा है। सच बात तो ये है कि प्रोटेस्ट लोकल लेवल पर हुए हैं, लेकिन अगर आप ईरान की हिस्ट्री देखेंगे तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस लगाए थे दशकों से कि वहां पर डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ती गई, रियाल की कीमत गिरती गई, ईरान की इकोनॉमी तहस नहस हो गई। और ये सब इसलिए किया गया कि एक दिन ईरान की जनता तंग आकर अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, जो अब हो रहा है। लेकिन अमेरिका को यह बात पता है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, इस पर काबू करना इतना आसान नहीं होगा। इसकी एक बड़ी वजह पता क्या? अमेरिका के लिए ईरान के लोगों में नफरत। हाँ, ये बात सच है कि ईरान की जनता इस वक्त अपने सुप्रीम लीडर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन इसका कोनो मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो रिजीम चेंज में अमेरिका की मदद लेगी। जैसा कि आपने वेनेजुएला के केस में देखा, जहां पर वेनेजुएला के मादुरो को जब ट्रंप ने गिरफ्तार किया तो पूरे देश में जश्न का माहौल था। लेकिन ईरान में इक्वेशन अलग है। एक एवरेज ईरानी अगर अपनी सरकार से नफरत करता है तो वो उससे भी ज्यादा नफरत अमेरिका और इजराइल से करता है। अच्छा, इसीलिए ईरान अमेरिका के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। ऊपर से ईरान ने यह भी बोल दिया है कि अगर हम पे हमला हुआ तो हम इसको रीजनल वॉर बना देंगे, यानी मिडिल ईस्ट के सारे देशों को भी हम लपेट लेंगे। ईरान असल में इजराइल को तो अमेरिका की टेरिटरी मानता है। कई सारे एक्सपर्ट्स को भी ये लगता है कि ये लड़ाई असल में ईरान और अमेरिका की है ही नहीं, असल में ये लड़ाई इजराइल और ईरान की है, जो कि इजराइल की जगह पर अमेरिका ईरान से लड़ रहा है, क्योंकि सीरिया, फिलिस्तीन, लेबनान और यमन जैसे देशों पर तो इजराइल का डंडा चल गया। लेकिन ईरान के खिलाफ पिछले साल नेतन्याहू को अमेरिका की हेल्प लेनी पड़ी। बाकी के मिडिल ईस्ट देश भी लड़ाई नहीं चाहते, इसलिए नहीं क्योंकि उनके लिए शिया सुन्नी भाई भाई हो गए, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको पता है ईरान में टेढ़ी खोपड़ी का
और दुबई से लेकर सऊदी अरब से लेकर कतर सारे देश ईरान की मिसाइल से दूर नहीं हैं। और अगर दिमाग सटका तो अमेरिकी ठिकानों को तबाह करने का बहाना लेकर ईरान इन देशों को भी निशाना बना सकता है। इसीलिए सारे देश इस वक्त ये लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, साहिर लुधियानवी साहब कह गए हैं कि जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। पर ट्रंप चचा का कहना है कि तो क्या हुआ, जंग मसलों का हल नहीं देती, तेल के कुएं तो देती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं क्या धोती खोलूंगा भाई साहब, मैं तो सिर्फ रात को 2:30 बजे भूख के मारे अपना फ्रिज खोल पाता हूं, इसके आगे मेरे बस की कुछ नहीं है। यहां लोगों ने अपना फ्यूचर सेट कर लिया है, मैं ठीक से अपना अलार्म भी नहीं सेट कर पाता। 6 AM का लगाता हूं, 6 PM का लग जाता है। लेकिन चलो, अपना दुखड़ा किसी और दिन सुनाऊंगा। आप लोग सुनाओ हमारा शो आपको कैसा लगता है। हमको इंस्टा पे जरूर फॉलो करना, DM करके बताना शो का क्या फीडबैक है। चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है महाशिवरात्रि के महाअन्नदानम के डोनेशन का। पिछली बार भी हमने इसके लिए कंट्रीब्यूट किया था। आदियोगी की बड़ी प्रतिमा जो कोयंबटूर में है, उसके सामने महादेव के लाखों भक्त महाशिवरात्रि मनाने हर साल आते हैं। तो पिछले साल उन भक्तों के प्रसाद के लिए हमने कंट्रीब्यूट किया था, इस बार भी कर रहे हैं। आपको जितना हो सके डोनेट करना, और ये लिंक अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। जल्दी मिलते हैं। हर हर महादेव।